नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हमें उम्मीद है कि पीछे की सभी क्लासेस आप देख चुके होंगे। अगर कोई भी इस क्लास को पहली बार देख रहा है तो उसको मैं बता दूं कि आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वो वहां पीछे की सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी इसकी। आज हम कुछ प्रैक्टिस सेट 20 डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन कम डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है, हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाए, जिससे आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद कई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक हो जाए। तो जो भी आप घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है कि अच्छी चल रही होगी तैयारी आपकी। कोई भी आपका डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि हम अगली क्लास में आपके उस डाउट को शामिल कर पाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास नंबर 20 है आपकी जीएस जीके का प्रैक्टिस। और इसमें जो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आप। पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू पौंडचेरी, अभी पुडुचेरी कहते हैं इसको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पौंडचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 21। और बताना क्या है, आपको करेक्ट बताना है। इन कथनों पर विचार करते हुए 1 2 3 तीन कथनों पर विचार करते हुए आपको करेक्ट बताना है। तो पहला है, पहली यूरोपियन कंपनी पहली यूरोपियन कंपनी पावर टू ऑक्यूपाई पौंडचेरी पर द पुर्तगीज। यानी कि हमने इतिहास में पढ़ा है कि अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज भारत में आती हैं बारी बारी से। तो ये पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि गोवा जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी पर आधिपत्य करने वाली जो पहली यूरोपियन कंपनी थी वो पुर्तगाली थी, ऐसा है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडचेरी वर द फ्रेंच। दूसरी जो यूरोपियन पावर थी जिसने पौंडचेरी पर कब्जा किया वो फ्रेंच था, वो गलत है। इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडचेरी, जो अंग्रेज थे उन्होंने पौंडचेरी को कभी कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ओनली वन, 21 का आंसर हो जाएगा ए, ओनली वन। ठीक है, क्लियर। तो ये याद रखना है आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। जो डच कंपनी थी, डच, तो उन्होंने भारत में अपना व्यापारिक केंद्र कहां पर स्थापित किया? भारत में अपना व्यापारिक केंद्र कहां पर स्थापित किया, बताओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। डच कंपनियों ने अपने ट्रेडिंग सेंटर कहां पर स्टैब्लिश किए? नागापट्टनम, चिंसूरा मछलीपट्टनम में, सूरत, भरूच, आगरा, और कोचीन, अहमदाबाद, पटना, और ऑल ऑफ द अबव। तो जो डच कंपनीज थी उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र हर जगह बनाए, नागापट्टनम में भी, चिंसूरा में भी, मछलीपट्टनम में भी, सूरत में भी, भरूच में भी, आगरा में भी, कोचीन, अहमदाबाद और पटना, सब जगह बनाए। डी आंसर इसका हो जाएगा। एक बार इनका सेटलमेंट देखिए आप, कहां कहां इन्होंने सेटलमेंट किया। तो डच के द्वारा बनाए गए ट्रेडिंग सेंटर, तो पहला है आपका जैसे चिंसूरा 1653 ईडी में स्थापित किया, मछलीपट्टनम में 1605 एडी में, सूरत में 1616 एडी में स्थापित किया व्यापारिक केंद्र, आगरा में 1621 एडी में, और कोचीन में 1663 एडी में, और पटना में वहीं 1638 एडी में स्थापित किया। तो ये है आपके डच के ट्रेडिंग सेंटर की स्थापना भारत में। ठीक है, क्लियर। अगला है, द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वॉज अपॉइंटेड बाई मुगल एम्परर। मुगल शासक के द्वारा अपॉइंट नियुक्त किए जाने वाला अंतिम बंगाल का सूबेदार कौन था? मुगल एम्परर के द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त होने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था?
मुर्शीद कुली खान, सरफराज खान और सुजाउद्दीन मोहम्मद खान या अलवर्दी खान? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। बंगाल का लास्ट सूबेदार जो कि मुगल एम्परर के द्वारा अपॉइंट किया गया था वो कौन व्यक्ति था? मुर्शीद कुली खान, सरफराज खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान या अलीवर्दी खान? तो मुर्शीद कुली खान कौन कौन कह रहा है? मुर्शीद कुली खान बताइए। तो देखो भाई, इन चारों में बंगाल का सूबेदार जो कि मुगल शासक के द्वारा अपॉइंट किया गया वो कौन था अंतिम सूबेदार? तो वो मुर्शीद कुली खान था। ये याद रखना है आपको, कौन था? मुर्शीद कुली खान। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया है, 2021 में भी आया था ये सवाल, याद रखेंगे आप। अब आपको बताना है, जब बक्सर का युद्ध हुआ, जब बक्सर की लड़ाई हुई, बक्सर का युद्ध, जब बक्सर का युद्ध हुआ उस समय दिल्ली का शासक कौन था? जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? बताओ भाई, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम फर्स्ट, बहादुर शाह जफर, शाह आलम सेकंड? तो दिल्ली का जो शासक था वो था शाह आलम सेकंड, क्योंकि कब हुआ बक्सर का युद्ध? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। उस समय दिल्ली का रूलर कौन था? दिल्ली का रूलर था शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय, ये रूलर था। ठीक है भाई, क्लियर? चल अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न, पहला रेलवे, भारत में पहला रेलवे किसने लेट डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ? भारत में पहला रेलवे, पहली ट्रेन, पहला रेल किसके कार्यकाल में शुरू की गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेल्सले या लॉर्ड लिटो? 25वां प्रश्न, आसान सवाल है भाई, जवाब दे दो जल्दी से, फटाफट से, फटाफट से जवाब दे दो। सभी लोग जवाब देंगे, बताओ भाई। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेल्सले और लॉर्ड लिट्टो। कब चलाई गई ट्रेन? पहली ट्रेन भारत में कब चलाई गई? 19वीं शताब्दी में चलाई गई। 1853 में चलाई गई है ना? कब चलाई गई? 1853। मुंबई से लेकर, मुंबई से शुरू हुई ट्रेन और थाणे तक, कहां? थाणे, मुंबई टू थाणे के बीच में 1853 को ट्रेन चली लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ठीक है, तो 25वें का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करें तो लॉर्ड डलहौजी की एक नीति बड़ी फेमस है, हड़प नीति। हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। अब हड़प नीति होता क्या है, तो इसको कमेंट करके आप बताइए मुझे। राज्यों को कंट्रोल में लेने से संबंधित है। तरीका क्या था डलहौजी का इस हड़प नीति के जरिए? तो जिसकी संतान है, जिसके गोद लिया गया है, कुछ ऐसा है ना, याद आ रहा है? तो ये कमेंट में बताना है आपको। ठीक है, हड़प नीति किन किन राज्यों को मिलाया था इसके तहत? यहां देखो, तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई, मुंबई से थाने के बीच में चली 1853 में। ठीक है, 1853 में चली। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था भारत में रेलवे का विकास करना, जिससे जो कच्चा माल है वो कंट्री से लेके
पोर्ट तक यानी कि बंदरगाहों तक जा सके, फिर बंदरगाहों से विदेश में जा सके। ठीक है, ये मकसद था। जो लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण की पॉलिसी, निजीकरण की पॉलिसी और वैश्वीकरण की पॉलिसी तो ये अनाउंस की गई और इसी को नई आर्थिक नीति बोला गया। नई आर्थिक नीति बोला गया। तो किस प्रधानमंत्री के द्वारा, सवाल पूछा है, जो एलपीजी सुधार आए थे, आपको पता है एलपीजी सुधार, एलपीजी रिफॉर्म्स को ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोला गया, नई आर्थिक नीति। तो ये अनाउंस किया गया था किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो ये अनाउंस किया गया था भाई पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ये उस समय थे प्रधानमंत्री, वजीर आलम, प्रधानमंत्री। ठीक है, इन्हीं के साथ जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, वो थे मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो एलपीजी रिफॉर्म्स किसके समय आए? पीवी नरसिम्हा राव के समय। एलपीजी रिफॉर्म्स के पीछे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो जनक कह लो आप उसको, किसे माना जाता है? मनमोहन सिंह को माना जाता है, क्योंकि मनमोहन सिंह अपने आप में एक अर्थशास्त्री हैं। ये आपके आरबीआई के भी गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर तब थे ही, बाद में प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्री हैं। इन्हीं को एलपीजी रिफॉर्म्स लाने का श्रेय दिया जाता है भारत में। तब भारत की जो इकोनॉमी है पूरी तरह से ओपन हो गई थी, खुली अर्थव्यवस्था हो गई थी। ठीक है जी, तो ये चीज याद रखेंगे आप। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट। अब प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, यानी कि निजीकरण की। प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है यानी कि निजीकरण की। तो निजीकरण क्या होता है दोस्त? निजीकरण होता है जब सरकार अपनी संपत्ति का हिस्सा प्राइवेट व्यक्ति को बेच दे, या संपत्ति का हिस्सा ना बेचे, पूरी संपत्ति ही बेच दे, तो इसे कहते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, पर यहां सवाल यह पूछा गया है कि कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन किसे कहा जाएगा? इन चारों में से बताओ आप। प्राइवेटाइजेशन तो होता है क्योंकि कुछ हिस्सा बेच के होता है, कहीं पूरी संपत्ति बेच के होता है, लेकिन पूर्णतः निजीकरण कब माना जाएगा? तो पूर्णतः निजीकरण माना जाएगा जब मालिकाना हक ट्रांसफर कर दिया जाएगा, साथ साथ मैनेजमेंट भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को। जब सरकार अपनी किसी कंपनी का मालिकाना हक भी प्राइवेट लोगों को दे दे, यानी कि अंबानी को दे दे, और उसका मैनेजमेंट का कंट्रोल भी अंबानी को दे दे, तो इसे कहेंगे कि पूरी तरह से निजीकरण हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एयर इंडिया कंपनी है, एयर इंडिया, तो एयर इंडिया अभी तक भारत सरकार की थी, अब भारत सरकार ने इसको बेच दिया, किसको? टाटा को। तो बेच दिया यानी कि एयर इंडिया का पूरी तरह से निजीकरण हो गया। एयर इंडिया का पूरी तरह से निजीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि मालिक भी चेंज हो गया, मालिक टाटा हो गया, और मैनेजमेंट भी टाटा को ही मिल गया। तो ये आपका हो गया पूर्णतः निजीकरण। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्त। क्या? डी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। 28वां प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नॉट लिखा है ना, तो बताना है सही सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? तो देखो, एक तरफ स्टील प्लांट दिए हैं और दूसरी तरफ किस देश के सहयोग से वो स्टील प्लांट बने थे।
वो दिए हैं। तो राउरकेला स्टील प्लांट ये जर्मनी की मदद से बना था, सही है। भिलाई स्टील प्लांट यूएसएसआर की मदद से। दुर्गापुर स्टील प्लांट यूके की मदद से। बोकारो स्टील प्लांट जो है यूएसए की मदद से नहीं बना था, ये भी सोवियत यूनियन की मदद से बना था, सोवियत यूनियन। ठीक है, तो यूएसए की मदद से बोकारो स्टील प्लांट नहीं बना। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है भाई, चलो तो ये याद रखना है। अगला है, एक तरफ लिस्ट 1 दी है, दूसरी तरफ लिस्ट 2 दी है। अब करेक्ट आंसर चूज करना है आपको, जो मैच कर रहा हूं करेक्ट आंसर चूज करना है। मैच करो, पहले तो इसको मिलाओ, सुमेलित करना है, फिर बताना है। तो भिलाई कहां है? छत्तीसगढ़ में। बोकारो कहां है? झारखंड में। दुर्गापुर कहां है? वेस्ट बंगाल में। और आपका राउरकेला कहां है? उड़ीसा में। तो बी हो गया आंसर इसका 1 2 4 3। 1 2 4 3। ठीक है, क्लियर? यहां देखो, ये जो है ना भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये स्टील प्लांट है। ये जो स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट, ये जो 3 स्टील प्लांट है ना, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट, ये भारत में कब बने थे? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बने थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये बनाए गए थे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था उद्योगों का विकास करना, उद्योगों का विकास करना। ठीक है, ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, ये सवाल पूछे गए हैं याद से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, ये पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित है। पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित है, जिसका उद्देश्य है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का देश में उद्योगों का विकास करना। तो उद्योगों के विकास के लिए स्टील प्लांट लगाना जरूरी है। तो भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में लगाया गया, दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में लगाया गया, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में लगाया गया। ठीक है, याद रखेंगे। फिर है भारत में सर्विस सेक्टर में इनमें से क्या आता है? जो सर्विस सेक्टर मतलब अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, तो उसमें से जो तीसरा क्षेत्र है जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? तो माइनिंग करना, क्वेरिंग करना, ये तो प्राथमिक क्षेत्र में आ गई, प्राथमिक क्षेत्र में आ गई ये, है ना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सेवा क्षेत्र में आ गई। होटल्स, ये भी सेवा क्षेत्र में आ गए, होटल्स। फॉरेस्ट्री और फिशिंग, मछली पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, प्राथमिक क्षेत्र। तो आपसे पूछा है सेवा क्षेत्र में कौन सी चीजें हैं, तो एक तो होटल्स है और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि दूसरा और तीसरा। कहां दिया है दूसरा तीसरा? ये रहा, दूसरा तीसरा सेवा क्षेत्र में आएगा। क्लियर है? तो दूसरा तीसरा जो है सेवा क्षेत्र में आएगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? तो यहां अब देखो आप, इन्हें याद कैसे रखना है आपको? जो सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र दोष कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। पहले को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक। दूसरा है द्वितीयक, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा है सेवा क्षेत्र। ठीक है, अब प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी चीजें आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी कृषि,
और इससे संबंधित, कृषि और इससे संबंध रखने वाली चीजें। द्वितीयक में आ जाएंगे उद्योग, आ जाएंगे उत्पादन जहां हो रहा है वो चीजें आ जाएंगी। सेवा क्षेत्र में आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ कोई सामान नहीं बनेगा सेवा क्षेत्र में, यहाँ सेवाएं दी जाएंगी, सर्विसेज दी जाएंगी, जैसे कि बैंक, ट्रांसपोर्ट। अब यातायात आपको सेवा देता है, कोई सामान नहीं देता। और आपके शैक्षणिक संस्थान, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स, अस्पताल, एनजीओ, डॉक्टर्स, एडवोकेट, ये सब, जिम, ब्यूटी पार्लर, स्पा सेंटर, योगा सेंटर, ये सब आपके सेवा क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है, खनन भी आ जाएगा, माइनिंग, जमीन खोदकर माइनिंग करना, तो वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये होते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जो आपको याद रखना है। क्लियर है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? चलो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं हम। रिवीजन में है, आज हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में, बेसिक बात करेंगे हम बिल्कुल। देखो, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934 के आधार पर होती है। कब? 1935 में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो शुरुआत में तो कहां था? कलकत्ता में था। शुरुआत में कलकत्ता में था, लेकिन बाद में 1937 में इसको ट्रांसफर मुंबई कर दिया गया, तब से मुंबई है। ठीक है, आरबीआई की बात करें तो ये 2 रुपए का जो नोट है प्लस इससे ऊपर के जो भी नोट हैं वो जारी करती है, आरबीआई जारी करती है। और इन नोट पर सिग्नेचर होते हैं आरबीआई गवर्नर के, आरबीआई गवर्नर के। अभी गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, इन शक्तिकांत दास से पहले थे उर्जित पटेल, उर्जित पटेल गवर्नर थे। ठीक है, तो ये आरबीआई जो कि इंडिया की सेंट्रल बैंक है, आरबीआई एक बड़ी महत्वपूर्ण पॉलिसी बनाती है जिसे हम मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं, मौद्रिक नीति। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। इसका इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति में हम मतलब आरबीआई अलग अलग प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करती है, जैसे कि बैंक रेट क्या होता है, इन पे सवाल पूछा जाता है, आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट आरआर क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट ट्रिपल आर क्या होती है, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये क्या होती है, इन सब पे सवाल आते हैं। हम प्रैक्टिस सेट में इनको शामिल कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब बात करें आरबीआई को चला कौन रहा है, तो आरबीआई में एक तो हो गया बेटा गवर्नर, प्लस 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर, 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। ये है मैन, ये हैं आपके मैन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया, रिवीजन अच्छे से करते रहिए। इस बार सिलेक्शन लेके ही मानना है, हम आपके साथ हैं। आपकी मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है और सही डायरेक्शन में, सही दिशा में मेहनत हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्लास
पसंद आए तो शेयर जरूर करें, फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में शेयर करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास कभी बंद नहीं होंगी, आपकी चलती रहेंगी और इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले साल के प्रश्न हैं और प्लस आने वाले संभावित प्रश्न, उन सबको एक बार यहाँ पे डिस्कस कर दिया जाए इस सीरीज में। तो वो सीरीज चल रही है। आज हमने 20 क्लास कंप्लीट कर ली इसकी। जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये सभी 20 क्लास आप जो है प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।